नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि के इस ऑनलाइन क्लास में, जहाँ पे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और डिजास्टर्स के बारे में चर्चा हमारी हो रही है, जिसमें एक दो डिजास्टर के बारे में हम लोगों ने बातें भी की है। आज जिस आपदा की हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है लैंडस्लाइड, या हिंदी में कहते हैं इसको भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है? भूस्खलन आपके भूगोल का भी विषय है और भूस्खलन आपके आपदा प्रबंधन के हिस्से का भी विषय है। लेकिन दोनों में जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसको अलग से हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विषय वस्तु की, जिसका नाम है भूस्खलन। एक और होता है हिमस्खलन। तो भूस्खलन को अंग्रेजी में कहते हैं लैंडस्लाइड। बहुत नाम सुना होगा आपने, लैंडस्लाइड। और एक हिमस्खलन होता है जिसका नाम होता है एवलांच। हिमस्खलन, दोनों के बारे में हम लोग कुछ कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों का जो प्रबंधन होता है वो उसमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का प्रबंधन, दोनों का मैनेजमेंट है, दोनों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडी में के द्वारा, वह एक जैसा ही है। तो इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ पहले समझ लेंगे, फिर इनके प्रबंधन की बातचीत हम लोग अलग से कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भूस्खलन की। और मैं ये मान के चल रहा हूँ वैसे कि आपने इसको भूगोल में ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लेवल पे कि भूस्खलन किसे कहते हैं, यह क्या है, फिर उसके बाद इसके कारण क्या है, फिर इसके बाद इसका प्रभाव क्या है, इससे प्रभावित क्षेत्र क्या है, प्रभावित क्षेत्र क्या है, और फिर इसका देखेंगे हम लोग प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए या प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। पहला जो इसका एक आयाम है वह है कि भूस्खलन कहते किसे हैं, भूस्खलन होता क्या है, लैंडस्लाइड किसे कहते हैं। तो देखिए, भूगोल के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां पढ़ी जाती हैं, कुछ ऐसे बल की बात की जाती है, ऐसे फोर्सेस पढ़े जाते हैं या ऐसे हलचल पढ़े जाते हैं जिससे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं उनकी सामंजस्यता प्रभावित होती है, उनका विकास प्रभावित होता है, उनकी उपस्थिति प्रभावित होती है। जो भी स्थलाकृति है, मसलन जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ किसी न किसी शक्ति के चलते बना होगा। वह पहाड़ धीरे धीरे इरोड ऑफ होता है, उसका इरोजन होता है, और धीरे धीरे वह पहाड़ सदियों बाद, लाखों सालों के बाद वह एक मैदान के रूप में तब्दील हो सकता है, हो जाता है, हुआ भी है, होगा भी। जैसे अरावली किसी ज़माने में हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अगर आप अरावली के क्षेत्र में जाएंगे या आप वहाँ पे रहते होंगे या कभी आपने देखा होगा, तो आप पाएंगे कि अरावली बिल्कुल ही अब सपाट हो गया है। सपाट हो गया मतलब उसकी हाईएस्ट जो पीक है, जो सबसे उच्चतम शिखर है, सोचिए, जो कभी 9,000 मीटर ऊंचा हुआ करता होगा या उससे भी ज़्यादा, उसकी मैक्सिमम ऊंचाई 1722, मेरे ख्याल से गुरु शिखर की ऊंचाई इतनी है, 1722 मीटर, महज 1.5 किलोमीटर। से एक दिन हिमालय का हश्र भी होना है, तो जो भी ऊंचाई पर जाएगा उसका एक दिन हश्र क्या होता है, वो नीचे ही आता है। ये जीवन का भी चक्र है। आपदा केवल विषय वस्तु की बात नहीं है, ये अपने जीवन को भी समझने का एक तरीका है। जीवन में भी संकट आते हैं, तो जहाँ पहाड़ है वहाँ पर मैदान बन जाएगा, जहाँ पर मैदान है, खाई है, वहाँ पर पहाड़ बन जाता है। ये सब होता है पृथ्वी के अंदर काम करने वाली कुछ शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। उन शक्तियों को दो हिस्सों में बांट के देखा जाता है। उन शक्तियों में हम लोग एक कहते हैं अंतर्जात बल और एक कहते हैं बहिर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। और एक्सोजेनेटिक फोर्स, राइट। अंतर्जात बल के अंतर्गत
बहुत सारी संकल्पनाओं को पढ़ना होता है। जैसे कि अंतर्जात बल एक होता है जो धीरे-धीरे काम करता है, एक होता है जो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो धीरे-धीरे काम करने वाले बल को कहते हैं हम लोग डायस्ट्रोफिक या पटल विरूपण, और दूसरे को कहते हैं सडन या आकस्मिक बल, मोमेंट या आकस्मिक संचलन। अब डायस्ट्रोफिक के अंतर्गत भी कई सारी कैटेगरी है, उसमें से एक कैटेगरी है, एक बल जिसको आप पढ़ते हैं वह है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि क्षैतिज रूप से बल लगते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से बल लगते हैं, सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने। सडन के अंतर्गत एक है ज्वालामुखी और एक है भूकंप। इन दोनों को आपदा में भी वैसे तो शामिल किया जाता है, वोल्केनो और अर्थक्वेक को डिजास्टर में शामिल किया जाता है। तो एक तो डिजास्टर का हिस्सा हो गया हमारा, जहाँ पे इस धीरे धीरे बल काम करता है, जिसको कहते हैं हम लोग डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। एक तो हो गया जो अंतर्जात बल से प्रभावित होने वाली शक्तियां उत्पन्न करती हैं, ज्वालामुखी और भूकंप जैसे क्रियाविधि को, यह भी एक आपदा है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, आपदा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन भूगोल में भी पढ़ना है आपको, भूगोल में भी पढ़ाई होगा आपने। बल में अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। अनाच्छादन को कहते हैं अंग्रेजी में डिनेडेशन। अनाच्छादन, आच्छादन, आवरण को हटा देना, वहां से कहीं दूर रिमूव ऑफ कर देना। अपक्षय आपको पता ही है कि अपने ही जगह पर जो चट्टानें टूटती फूटती हैं उसको अपक्षय कहा जाता है। और अपर्दन का मतलब कि उन अवसादों को, टूटे फूटे हुए पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन जब किया जाता है तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और जहाँ पर ये परिवहित मटेरियल को ले जाके रखा जाता है, डिपोजिट किया जाता है, उस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो अनाच्छादन, अनाच्छादन में हम लोग पढ़ते हैं एक बृहद क्षरण। बृहद क्षरण को अंग्रेजी में कहते हैं मास वेस्टिंग। और इसी मास वेस्टिंग के अंतर्गत एक टर्म आता है भूस्खलन या केवल स्खलन। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? भूस्खलन। कहां से आया है? यहां से आया है। मैं आपको इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लास में मैं ये मान के चल रहा हूं कि भूगोल में आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं इसको रिपीट करने की इच्छा नहीं रखता। आपके ऊपर बेवजह रिपीटेशन का प्रेशर रहेगा। तो देखिए, इसको थोड़ा सा समराइज और कर देते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के अंदर के भूसंचलन, भूसंचलन दो तरह का, एक अंतर्जात बल के कारण, एक बहिर्जात बल के कारण। अंतर्जात वाले को हम लोग अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। बहिर्जात में अपक्षय, या सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देते हैं, अनाच्छादन और निक्षेपण। अनाच्छादन में अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण। बृहद क्षरण में अंग्रेजी में लिखूं अगर मैं, तो एक होता है स्लाइड या स्लाइडिंग, एक होता है फॉलिंग, एक होता है फ्लोइंग, और एक होता है स्लंपिंग। स्लंपिंग को कहते हैं लुढ़कना, फ्लोइंग को कहते हैं फ्लो करना, बहना, बहाव। फॉलिंग का मतलब हो गया
गिरना, और स्लाइडिंग का मतलब, स्लाइड का मतलब होता है स्खलन, फिसलना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस पार्ट को, जो कि बृहद क्षरण का हिस्सा है, जो अनाच्छादन का पार्ट है, जो बहिर्जात बल से संचालित होता है। तो देखिए, विषय वस्तु जो है हम लोगों का वह है भूस्खलन। और भूस्खलन को प्रभावित करने के लिए अलग अलग शब्दकोशों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संकल्पना क्या है बेसिकली भूस्खलन का, कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में जब भूमि का, पत्थर का, चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर, अलग होकर नीचे की तरफ आने लगता है, तो उसे कहते हैं हम लोग भूस्खलन। अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं भी यही हैं कि टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर क्या है, मतलब एक संक्षेप में अगर हम लोग बात करें तो चट्टान है, देखिए चट्टान है, इस चट्टान में, इस रॉक में ब्रेकिंग ऑफ होता है, यहां से ये चट्टान ऐसे इस तरीके से टूट जाती है। तो जब कोई चट्टान अपने ही जगह पर यथास्थाने इन सिटू किसी प्रभाव के कारण, भौतिक प्रभाव के कारण, मौसमी प्रभाव के कारण, बायोलॉजिकल प्रभाव के कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण, किसी भी कारण से जब कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाए, या उसका विघटन, वियोजन हो जाए, डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, तो जब किसी चट्टान का स्वस्थाने, ये सारे शब्द होते हैं, स्वस्थाने का मतलब होता है इन सिटू, है ना, इन सिटू, स्वस्थाने विघटन वियोजन हो जाए, विघटन वियोजन हो जाए, उसे कहते हैं अपक्षय, उसे कहते हैं अपक्षय। अपक्षय को अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग, वेदरिंग, इसी को कहा जाता है वेदरिंग। ये विघटन वियोजन होता है ना चट्टान का, तो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे बड़े बहुत सारे टुकड़े होंगे, उन सारे टुकड़े को क्यूमुलेटिव रूप से, सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है अवसाद का। तो विघटन वियोजन से क्या पैदा हो गया, अवसाद पैदा हो गया, सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह बहाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, जिनका परिवहन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को कहेंगे अपर्दन। और यह ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होना चाहिए, एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होना चाहिए। यानी कि जब अपर्दन या जब परिवहन की क्रिया अपर्दन के कारकों द्वारा संपादित हो, तो उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं, जब अवसादों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपर्दन के कारकों द्वारा हो। और अपर्दन के कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे नदी बहा ले जाए, हवा उड़ा ले जाए, या ग्लेशियर इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसको कहते हैं अपर्दन। तो देखिए का के कारकों द्वारा, अपर्दन के कारकों द्वारा परिवहन को या स्थानांतरण को अपर्दन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और ये परिवहन के कारक या अपर्दन के कारक कौन कौन से हो गए, तो परिवहन के कारक या अपर्दन हो जाते, अपर्दन के कारक हो जाते हैं नदी, वर्षा, हिमानी या हिमनद जिसको कहते हैं, राइट। इनके माध्यम से, मतलब किसी की पीठ के ऊपर सवार होकर जब ये सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे बल के प्रभाव में जाते हैं, उनको कहते हैं अपर्दन।
और यहाँ पर बल लगाने वाले फैक्टर कौन से हैं? नदी, वर्षा और हिमानी। यहाँ से एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जो अपने स्थान पर होती है, जिसमें चट्टानों का टूटना फूटना शामिल है। अपर्दन एक गत्यात्मक क्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। और बृहद क्षरण क्या है? बृहद क्षरण, बृहद क्षरण में क्या होता है कि यहां पर एक चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है। चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया। टूटने के बाद अब ये नदी, वर्षा और हिमानी से इसका मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब ये नीचे की ओर सरकना शुरू कर देता है, ग्रेविटी के सहारे, गुरुत्वाकर्षण के सहारे जब ये टूटा हुआ भूखंड, भूभाग, चट्टान ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, उसी को कहते हैं मास वेस्टिंग या बृहद क्षरण। तो बृहद क्षरण में क्या हो जाता है? टान या भूखंड का कोई टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में के सहारे, या ढाल के सहारे छोड़ देते हैं, प्रभाव में स्थानांतरित होता है। ठीक, तो यह भी क्या हो गया? गतिशील क्रिया होगी। अभी बृहद क्षरण की बात कर रहे हैं हम लोग, स्खलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बृहद क्षरण में क्या हो गया कि कोई चट्टान, भूभाग, ये गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये जितने प्रकार से जाते हैं उतने प्रकार में इनको डिवाइड किया जाता है। बृहद क्षरण आप समझ ही रहे हैं, और बृहद क्षरण में एक हो गया स्खलन या स्लाइडिंग जिसको कहते हैं। स्खलन में क्या होता है कि चट्टानों का विस्थापन या भूखंड का विस्थापन ढाल के सहारे होता है। जैसे आपने पार्क वगैरह देखा होगा ना, पार्क, उस पार्क में इस तरह के स्लाइडर लगे होते हैं, स्लाइडर्स लगे होते हैं, और इसी स्लाइडर्स में जाकर बच्चे फिसलने वसलने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा बैठता है और फिर वो फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। लगातार जब ऐसा बच्चा करता है तो उसका जो पैंट होता है, जो पैंट पहन के वो इस पे फिसल रहा होता है, पीछे से घिसना शुरू हो जाता है, फट जाता है। आपने भी बहुत सारे खेल खेले होंगे ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस स्लाइडर के सहारे वो नीचे की तरफ आ रहा है, उस स्लाइडर से लगातार उसका संपर्क बना हुआ है, और उस पर घर्षण की वजह से उसकी पैंट की वह दशा हो जाती है। ठीक ऐसा ही होता है चट्टानों के साथ कि जब चट्टानें इस ढाल के सहारे लगातार संपर्क बनाते हुए नीचे की तरफ आती हैं तो उनको कहते हैं स्खलन, स्लाइडिंग। दूसरा केस देखिए, स्लंपिंग या लुढ़कना जिसको कहते हैं। मान लीजिए यह कोई इलाका है, एरिया है। अब इसको पहले एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे आपने कहीं पर फुटबॉल फेंका, यहां से हमने एक फुटबॉल फेंका, तो फुटबॉल क्या होगा? जाएगा, टप्पा खाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, टप्पा खाएगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? फुटबॉल लुढ़क रहा है, फुटबॉल जमीन पे लुढ़क रही है। तो इसका मतलब होता है कि जब चट्टानें उछलते कूदते हुए
ढालों के सहारे नीचे की तरफ आती हैं ग्रेविटी के प्रभाव में, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग लुढ़कना या स्लंपिंग। तीसरा होता है फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। गिरने का मतलब हो गया कि अगर ढाल बहुत तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, इस तरह से ढाल हो और यहां से कोई चट्टान, रॉक अगर गिरता है तो जरूरी नहीं है कि वो ढाल से संपर्क बना के गिरे। यहां से अगर कोई पत्थर गिरे तो पत्थर ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे गिर जाएगा डायरेक्ट, है ना। रॉक फॉल आपने नाम सुना होगा। तो जब ढाल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस वैसा नहीं रह जाता है, ढाल से संपर्क काट के भी जब चट्टानें नीचे की तरफ गिरती हैं, उसे कहते हैं फॉलिंग, रॉक फॉल। और जब अवसादों में या चट्टानों में या भूखंडों में जल की मात्रा हो, तो उस जल की मात्रा के चलते क्या होता है, उस जल की मात्रा के चलते ये होता है कि उसमें बहाव, कीचड़ जैसा फ्लो होने लगता है, कीचड़ जैसा फ्लो होने लगता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जब अगर कहीं बाढ़ की दशा देखी होगी आपने, तो जब पहली बार बाढ़ का पानी किसी एरिया में प्रवेश करता है तो बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारा पॉलिथीन होता है, गार्बेज होता है, गंदगी होती है। तो ऐसा लगता है जैसे उन गंदगी को, पॉलिथीन को वह पानी धक्का दे रहा है आगे की तरफ। उसी को कहते हैं फ्लोइंग। जब ऐसा ही हो, मिट्टी जब बहने लगे, जब कीचड़ बहने लगे, जब गोबर बहने लगे, उसको कहते हैं फ्लोइंग। तो कभी कभी ये फ्लो फास्ट होता है, उसको कहते हैं तीव्र प्रवाह, और कभी कभी यह स्लो होता है, उसको कहते हैं मंद प्रवाह। तो इतने तरह से बृहद क्षरण होते हैं। लेकिन जब कोई घटना घटेगी, मान लेते हैं कि किसी पहाड़ी इलाके में कोई घटना अगर घट रही है, तो ये सब सूत्र पढ़ के तो घटना घटेगी नहीं भाई। उसमें स्लाइडिंग भी एक साथ हो सकता है, फॉलिंग भी होगा, कहीं कहीं स्लंपिंग भी होगा, कहीं फ्लोइंग भी होगा। सारी घटनाएं एक साथ ही कमोबेश देखने को मिलती है। जमीन टूटी, अब जमीन टूटकर लुढ़कना शुरू हो गई, नीचे की तरफ आ रही है, तब तक बारिश हो गई, तो बारिश में पंख कीचड़ बन गया, वो बहना शुरू हो गया। कुछ उसके रॉक्स जो होते हैं, जो कुछ मैटर होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो उछल कूद के आ रहे हैं, कुछ गिरते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं बृहद क्षरण के अंतर्गत। तो इसी को कहते हैं हम लोग हादसा, आपदा, और यह है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। सबसे मैं कहूं कि भूस्खलन क्या है, तो आपको यही बताना चाहिए या यही बताते हैं। भूस्खलन क्षरण से संबंधित पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होने वाली एक ऐसी घटना को कहा जाता है, ऐसी परिघटना से संबंधित है जिसमें भूखंड या चट्टानों के टुकड़े ढाल के सहारे या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये भूस्खलन है। जब भूस्खलन बृहद पैमाने पर होता है तो व्यापक स्तर पर विविध प्रकार की क्षति देखने को मिलती है, इसलिए इसको आपदा का नाम दिया जाता है, इसलिए इसको आपदा में शामिल किया जाता है। यही तो भूस्खलन के कारण देख लेते हैं कि क्या कहलाते हैं कारण। भूस्खलन के कई कारण हैं। फिजिकल कारण हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। जियोलॉजिकल का मतलब कि भूगर्भ से संबंधित, भूशास्त्र से संबंधित। मॉर्फोलॉजिकल की मतलब स्थलाकृति से संबंधित, और फिजिकल का मतलब भौतिक कारक जो हमें दिखाई देते हैं, वे सारे फैक्टर्स मिलकर भूस्खलन को अंजाम देते हैं। सामान्यतः अगर लैंडस्लाइड के कारणों की बात की जाए तो एक कारण है भूकंप, दूसरा कारण हो सकता है अतिवृष्टि, तीसरा कारण हो सकता है ढाल की तीव्रता, चौथा हो सकता है ढाल की कमजोरी या की वहन क्षमता, पांचवा हो सकता है डेब्रिज या मलबे का ढाल पर अत्यधिक भार।
ज्वालामुखी भी हो सकता है भाई, निर्वनीकरण भी हो सकता है, विकास, परियोजनाएं, रिहायशी क्षेत्रों का निर्माण, चट्टानों का कमजोर होना, और फैक्टर हो सकता है, मतलब इसी से संबंधित आपका हो जाएगा, जैसे कि फॉल्ट लाइन की उपस्थिति भी एक भूस्खलन का कारण हो सकती है। फॉल्ट लाइन का मतलब भ्रंश रेखा की उपस्थिति, जो भूकंप से ही अंततः जुड़ जाएगा। जो एक्टिव कारण बन के नजर आते हैं वो आते हैं भूकंप, अतिवृष्टि। बाकी सब तो ऐसे फैक्टर हैं जो परमानेंट है, लेकिन जो एक होता है ना कि एक दीर्घकालीन कारक और एक होता है तत्कालिक कारण। जैसे विश्व युद्ध के दौरान पढ़ते होंगे, कोल्ड वार के लिए पढ़ते होंगे कि तत्कालिक कारण क्या था, दीर्घकालिक कारण क्या था। तो इस तरह की चीजें जब आप पढ़ते हैं, वही फैक्टर इसमें भी अप्लाई होता है। एक एक करके इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भूकंप। तो भूकंप को एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भूकंप से तो आप परिचित होंगे ही। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब हुआ कि अगर किसी क्षेत्र में कंपन आ जाए, वाइब्रेशन आ जाए, वह इलाका हिलने लगे, डुलने लगे, कंपित हो जाए, उसी को भूकंप कहते हैं जनरल। तो जब कोई, जैसे मान लीजिए कि यह ढाल है एक, यह ढाल ऐसे पड़ी हुई है, स्थिर ढाल है, लेकिन अचानक से कोई इसको हिला डुला दे तो सारी चीजें भरभरा के नीचे की तरफ गिर जाएंगी। जैसे आपका शेल्फ है, जो कि जहां पर आप किताब रखते होंगे, किताबें रखी हुई हैं, सदियों से रखी हुई हैं, दशकों से रखी हुई हैं, न जाने कितने साल से आपने किताबें रखी हुई है। लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आता है या बच्चे का बाप आता है, कोई खुराफात करता है और आपके गुस्से में आके बुक शेल्फ हिला देता है। हिला देगा तो सारी किताबें भरभरा के नीचे की तरफ आ जाती। ऐसा ही चट्टानों के साथ भी होता है, ऐसा ही ढालों के साथ भी होता है, ऐसा ही पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरी स्थितियों में भी देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक की वजह से जो मलबे हैं, जो चट्टाने हैं, जो कमजोर चट्टाने हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई चट्टाने हैं, वो हिलने डुलने की वजह से नीचे की तरफ आने लगती हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा पैदा हो जाता है। दूसरा कारण है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि कह लीजिए, क्लाउड बस्ट कह लीजिए, मूसलाधार बारिश कह लीजिए, है ना, जिसको कहते हैं इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली की तरह जब बारिश होने लगे तो इस तरह की बारिश भूस्खलन के लिए खतरनाक साबित होती है। अतिवृष्टि क्या होता है? अतिवृष्टि से वर्षा के कारण चट्टाने या मृदा कमजोर हो जाती है और उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे कोई मिट्टी है, यहाँ पर लगातार उस पर पानी पड़ता रहे तो मिट्टी की पकड़ उस सतह से कमजोर होने लगती है, चट्टान की पकड़ सतह से कमजोर होने लगती है, और वह कमजोर पड़ती हुई पकड़ अंततः भूस्खलन को जन्म दे देती है। की तीव्रता देखिए, यह जियोलॉजिकल फैक्टर है। ढाल की तीव्रता, इसमें क्या है, या इसको मॉर्फोलॉजिकल भी कह सकते हैं। ये इसमें क्या है कि एक ढाल ये है, एक ढाल ये। यहां पर गौर ये कीजिएगा कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, हाइट मान लेते हैं h है। इस स्लोप की लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है। इस स्लोप का जो एंगल है θ1 और इसका एंगल है θ2, तो θ1 इज लेसर देन θ2। यानी कि पहले और दूसरे कंडीशन में, पहली और दूसरी स्थिति में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ढाल की तीव्रता। ढाल की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द स्लोप, स्टिफनेस ऑफ द स्लोप। तो अगर ए बी सी डी, तो अगर हम लोग ABC में देखें, ABC के केस में देखें तो θ2
थीटा 1 है, थीटा 1 कम है, ढाल कम है, ढाल मंद है, मतलब दोनों ढाल की अगर कंपैरिजन करें तो मंद है। अगर ये कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये तो पक्का ही समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी, ये हो गया आपका थीटा 1, इसको हम लोगों ने कहा था थीटा 2, ये है h हाइट, ये है L1, ये है L2। तो एबीसी में आप देखेंगे कि ढाल मंद है, ढाल का कोण कम है, और ढाल का कोण जब कम होता है तो ढाल मंद कहलाती है। दूसरी तरफ एसीडी में आप अगर देखेंगे तो यहां पर ढाल तीव्र है। अगर आप जो आता है ना डी या चांद कहते हैं उसको, जहां से कोण मापा जाता है, कोण जिससे मापा जाता है, तो कोण मापक यंत्र अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यह कोण आपको मिल सकता है, हो सकता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री, और यह कोण आपको मिल सकता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री वाला ढाल मंद है, कम है, तो वहां पे ढाल कम है। अब मान लेते हैं कि इस जगह पर चट्टान टूटती है, इस जगह पर भी चट्टान टूटती है, तो ढाल ए बी के सहारे चट्टान का जो विस्थापन होगा, चूंकि उसको लंबी दूरी तय करनी है, उसको लंबा रास्ता तय करना है, तो आपको पता ही है कि जब दूरी ज्यादा हो, कोण कम हो, तो स्पीड अपने आप ही कम होने लगती है। मतलब स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ढाल कम होने के कारण जो ग्रेविटी ग्रेडियंट है, जो गुरुत्वाकर्षण में अंतर है, वह अंतर कम रहता है, और कम रहता है तो फिर इस परिवहन की जो गति होगी ए से बी के सहारे, वह धीरे धीरे होगी, कम होगी। दूसरी तरफ ए से डी के सहारे जो गति होगी, यह द्रुत गति होगी, यह तीव्र गति होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ढाल जितना तेज होगा, ढाल जितना तीव्र होता है, उतना ही अधिक परिवहन होता है, उतना ही अधिक भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, भूस्खलन की इंटेंसिटी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, भूस्खलन के खतरनाक प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है अगर ढाल तेज है तो। ढाल मंद है तो भूस्खलन के प्रभाव को कम करने में इससे मदद मिल सकती है। ढाल की वहन क्षमता, कोई ढाल है, कोई स्लोप है इस तरह का, अब इस स्लोप की कैपेसिटी है कि 100 किलो का मलबा अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, रख सकता है। ये ढाल है, इस ढाल की कैपेबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है,